हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। ठीक है, जो क्लास आपका शुरू हो चुका है और सुबह में आपका 6:30 बजे जो क्लास होंगे वो आपका रेगुलर होगा, जो में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत सभी का क्लास आपको पर डे मिलेगा। और शाम को 7 बजे आपको क्लास जो मिलेगी वो मिलेगा आपका मैथ का मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में कराने वाले हैं वन शॉट की बात करें कि जीव विज्ञान। यहाँ पे वन शॉट कराने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रकर्म। अब यहाँ से वन शॉट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैव प्रकर्म होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं। तो वे सभी प्रकर्म जो संयुक्त रूप से जीवन के अनुसरण के लिए कार्य करते हैं जैव प्रकर्म कहलाते हैं। जीवन के अनुसरण के लिए, जीवन के अनुसरण काम धाम के लिए जो प्रयोग होता है, काम में लीन रहता है, वो हमारा जैव प्रकर्म कहलाता है। अब जैव प्रकर्म कैसे होता है तो देख लीजिए। जैव प्रकर्म को भाग में बांटा गया। पहला आता है पोषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद वहन और उसके बाद आता है उत्सर्जन। अब जीव सबसे पहले कोई चीज़ का पोषण करता है, फिर सांस लेता है, फिर वहन करता है और फिर उत्सर्जन करता है कोई भी सामान का। ठीक है, अब अगला टॉपिक है पोषण के बारे में। अभी पोषण के प्रकार, पोषण भी किसे कहते हैं, तो पोषण की बात करेंगे तो भोजन ग्रहण करना। पोषण का मतलब होता है जो हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो पोषण किस चीज़ से आता है तो ये खाना खाने से। अब खाना भी कितनी तरह के जो खाना होती है, सभी खाना में हमें विटामिन, मिनरल्स सभी अलग अलग खाना से मिलता है। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशेषण एवं शरीर द्वारा अन्वेषण के लिए उसका उपयोग करना, ये पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों के दो समूह में बांटा गया है। अब पोषण की बात करेंगे तो पोषण के दो समूह होते हैं। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी मतलब खुद बना है, विषमपोषी दूसरे इस पर निर्भर है। अब क्या कहता है स्वपोषी, तो देखिए पोषण वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि CO2, पानी, सूर्य प्रकाश अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए हरे पौधे। तो हरे पौधे क्या हो जाएगा, स्वपोषी पोषण हो जाएगा, क्योंकि यह अपना खाना प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से मिल जाता है। लेकिन विषम पोषी में क्या होता है कि पोषण का वह तरीका जिसपे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है, जैसे मानव एवं अन्य जीव। जैसे कि हम लोग क्या है, विषम पोषी पोषण है। जैसे कि हम लोग की जो खाना खाते हैं सीधे सूर्य से हमें नहीं मिलता है, पानी जो डायरेक्ट नहीं मिलता है, हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें दूसरी चीज़ पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें खाना खाना है, ठीक है, हमें चावल चाहिए, दाल चाहिए, तो ये दाल चावल हमें किसानों से मिलता है। खेती बाड़ी करना पड़ता है, फिर उसे दान को उगाने के बाद फिर उस फसल को अलग अलग करते हैं, फिर छाट तैयार करके फिर तब वो खाने लायक होता है। यानी कि हम दूसरे चीज़ पर निर्भर रहते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन पेड़ों को डायरेक्ट हवा भी मिल जाता है, डायरेक्ट सूरज की रोशनी भी मिल जाता है, उसे कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम लोग के खाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है, दूसरे चीज़ से लाना पड़ता है। ठीक, तो ये मानव हो गया, अन्य जीव है, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण जो होता है ये काम कैसे करता है, इसे क्या कहते हैं, तो देखिए स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं के जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उसमें वह स्वपोषी पोषण होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, यह प्रकर्म जिसमें कि स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ की ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तन कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए होता है। ये सूर्य के प्रकार के क्लोरोफिल की उपस्थिति में हाइड्रेट परिवर्तन कर देता है। जैसे कि C60O है, 12H2 है, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया। इसमें सूर्य का प्रकाश मिलता है तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहाँ से ये बन जाता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। इसमें कुछ सामग्री लगता है, वह सामग्री क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, पहला है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको स्थलीय पौधे जैसे कि वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल, स्थलीय पौधे जल व मिट्टी के जल अवशेषण करते हैं। ये सभी हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण की हमें जरूरत पड़ती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण के समय क्या क्या घटना होती है, तो घटनाएं की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल में ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का अवशेषण होता है।
प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन हो जाता है। ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्नलिखित घटनाएं घटती रहती है। अब हम बात करते हैं रंध्र यानी कि स्टोमेटा का। जब आप बुक पढ़िएगा तो बुक में भी आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो हम वन शॉट कराएंगे सभी जो मेन टॉपिक होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, सभी आपको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, रंध्र की। रंध्र की बात करें यानी कि स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसके कितने छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, सभी हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए पत्ती की सतह क्या है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होती है जिसे रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। जैसे कि हम लोग का नस होता है ना, हाथ का रेखा होती है, लाइन होता है ना, उसी तरह से पत्तों पर भी क्या होता है, छिद्र होता है, लाइन रेखा आपको दिखाई देता है। ये रंग प्रमुख कार्य करता है, इसका कार्य भी अलग अलग है। पहला, प्रकाश संश्लेषण की गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। जैसे कि सूर्य का गैस, प्रकाश जो मिलता है, ये सबसे पहले इसी छिद्र पर आकर पड़ता है। इसी छिद्र से क्या होता है, पेड़ के अधिक भाग में उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्पन के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये क्या है, रंध्र यानी कि स्टोमेटा यहाँ पे दर्शाया गया है। ध्यान से स्टोमेटा का देख लीजिएगा। पहला सहायक कोश, जैसे कि यहाँ पर पत्ती होते हैं, पत्ती पे ऐसे ऐसे रेखा खींचा हुआ रहता है, जैसे कि हमारी हाथों की रेखा होती है ना, हाथों की रेखा पर भी ऐसे ऐसे लाइन पड़ा हुआ रहता है। तो सभी का मतलब होता है उसी तरह से यहाँ पे जो लाइन है सबका मतलब होता है, जो पंक्तियाँ उसको कहते हैं सहायक कोशिका, और उससे बीच वाला जो भाग है यही सभी भाग है, इससे कहा जाता है अधिचर्म कोशिका। और बीच में जो ये सब आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं द्वार कोशिका, और बीच वाला जो ये खुलल पट्टी है इसको कहते हैं रंध्र छिद्र कहते हैं, ठीक है। ये पत्ता का मेन भाग होता है। इसमें और क्या कहा कि रंध्र क्या है, रंध्र यानी कि स्टोमेटा क्या है कि स्टोमेटा पत्ती की सतह सूक्ष्म छिद्र शोषण गैसें विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। वो कभी खुलता है और फिर वो बंद हो जाता है, समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं हेट्रोट्रोफिक्स न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण। ये विषम पोषी पोषण क्या होता है, इसके पहले ये सब जितने पढ़े थे ये परपोषण था, अब पढ़े हैं विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण में क्या होता है, जीवों को दूसरे जीव पर निर्भर रहता है पोषण के लिए, आहार के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहना, मनुष्य हो या अदर जीव हो, जंगली जानवर हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण के अगर बारे में हम देखें तो विषम पोषी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण, जिसे हम क्या कहते हैं पैरासिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। मृतजीवी पोषण को बोला जाता है सेप्रोफोटोबिक्स और प्राणी पोषण को कहा जाता है होलोजोइक्स बोला जाता है। अब इस सभी को क्या मतलब निकलता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या क्या कामें हैं, थोड़ा इस पर एक नज़र डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राणी पोषण का। तो प्राणी संपोषण क्या कहता है कि इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर का अंदर होता है। ये कह रहा है कि इसमें जीव क्या होता है, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि भोजन ग्रहण करता है तथा उनका पाचन जो होता है शरीर के अंदर होता है। जैसे कि अमीबा हो गया और मानव हो गया। ये मानव क्या करता है, खाना खाता है, खाना इसका पचना कहाँ शुरू हो जाता है, पेट में शुरू हो जाता है, ठीक। उसी तरह से होता है मृतजीवी पोषण सेफेलोफिटिक्स। ये क्या होता है, तो मृतजीवी जो होता है अपना जीवन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बन पदार्थ पर प्राप्त करते हैं। और ये जो होता है ना, ये अपना पोषण जो होता है, भोजन जो होता है ग्रहण करते हैं कहाँ पे, तो जो चीज़ सड़ा होता है, गला होता है उस पर, जैसे कि यहाँ पे कवक हो गया, फफूंदी हो गया, ये खराब चीज़ पर जाके बैठेगा, सड़े गले उस पर जाके बैठता है, तो ये कहते हैं, इसको मृतजीवी कहते हैं। अब आता है परजीवी। क्या है, परजीवी। परजीवी क्या होता है, तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनमें से अपना पोषण प्राप्त करता है। क्या होता है, परजीवी अन्य जीवों से शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनमें अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि अमरबेल हो गया, जू हो गया, फीतागर्मी। अब देखिए अमरबेल क्या होता है ना, ये परजीवी है और कह रहा है कि अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उन पर अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। जैसे कि अमरबेल जिसको लत्ती बोलते हैं, किसी पेड़ पर फेंक दिया जाता है तो पेड़ पर फेंकने के बाद क्या होता है, उससे हवा पानी सब मिल जाता है, जिसकी वजह से ना पेड़ को नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो पेड़ पर छा जाता है, ना उसको ऊपर चाहिए ना ज़रूरत चाहिए, वो बाहर रहेगा तो भी अपना पेड़ को बढ़ा लेता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। तो याद कर लीजिएगा, प्राणी पोषण कहते हैं अमीबा मानव हो जाएगा, मृतजीवी में फफूंदी कवक हो जाएगा, और परजीवी पोषण में अमरबेल जू हो जाएगा, जू और फीतागर्मी। जू का मतलब क्या होता है, ढील, ठीक, ढील होता है जो कि मानव शरीर में पाया जाता है। अगला हम बात करते हैं अमीबा में पोषण। ये सभी जो दिखाई दे रहा है ये सब अमीबा है।
अब इसमें पोषण क्या होता है तो देख लीजिए, पहला केंद्रक है, उसके बाद खाद्य कण है। जैसे कि ये जो लावा भाग कहलाता है बीच वाला, इसको केंद्र कहा जाता है, और साइड साइड से जो ये सब दिखाई दे रहा है इसको खाद्य केंद्र कहते हैं। भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है, उसके बाद खाद्य रितिका बनाता है, उसके बाद रक्तिस्थ जटिल पदार्थ का क्या करता है, विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। बचा हुआ उपचयन कोशिकाओं की सतह की ओर गति करता है। तीसरा, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से अमीबा का प्रसारण खत्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगला है पैरामीशियम्स पोषण। क्या है पैरामीशियम्स में पोषण। पैरामीशियम्स पोषण की अगर बात करें तो इसमें पहला आता है पैरामीशियम पश्चाब। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है, कोशिका के संपूर्ण और ढके होते हैं। तो सबसे पहले जो पैरामीशियम की पोषण जो होता है ना वो पैरामीशियम से होता है, उसके बाद पश्चाप करता है, फिर भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। और ये कोशिका की जो सतह होता है कैसी होती है, ये सभी ढके हुई होती है। अब हम बात कर लेते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण किस तरह का पाया जाता है तो देखिए, मनुष्य में पोषण जो होता है अंतर्ग्रह होता है, पाचन करता है, फिर अवशोषण करता है, फिर संगृहित करता है, फिर बाह्य विवेचन करता है। अब ये बाह्य विवेचन क्या है, अंतर्ग्रह क्या है, पाचन क्या है, ये सभी चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या समझेंगे, आहार नाल के माध्यम से। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। गुद्दा का मतलब जो होता है किडनी नीचे जो भाग होता है वहाँ तक एक लंबी नली होती है। नली का मतलब एक पाइप के तरह का होगा जो खाना मुंह से होते हुए और हमारे पेट से होते हुए ये गुद्दे और नीचे मल मूत्र के माध्यम से होते हुए बाहर निकलता है। यानी कि खाना का जो संचार होता है ये जाकर रुकता नहीं है, ये खाना संचार हमारे शरीर में होते हुए, नलिकाएं में होते हुए, और वहाँ से जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। जैसे कि आप कभी साइकिल का गाड़ी का मोबिल देखे होइएगा, मोबिल जब ख़राब हो जाता है तो गंदगी निकलता है ना, तो उसी तरह से हमारे शरीर में जो विशिष्ट गंदगी पदार्थ होते हैं वह मलमूत्र के माध्यम होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो पहला अगर पाचन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आता है मुंह, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। दूसरा है दांत, जिसमें भोजन का चबाना होता है। उसका होता है जिह्वा, जिसमें भोजन के लार के साथ पूरी तरह से मिलाना है। लार का मतलब क्या होता है, जो लेर होता है ना, थूक वो निकलता है तो वो उसी को लार कहते हैं। ठीक है, अगला स्टेप है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का काम क्या होता है तो लार ग्रंथि जो होता है, लार ग्रंथि से निकलने वाली रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्ट या एलिमेशन एग्जाइम एल्ट्रोमेस सकरा होता है। उसके बाद आता है भोजन ग्रंथिया। मुंह से अमाशय तक भोजन अग्रेषण और क्रमसूचक गति, जिसे कि पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है, जिसे ग्रासिक मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि पिक्चर में क्या दर्शाया जा रहा है, एक यहाँ पे ये क्या है, जिज्ञासा है जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद जो ये दर्शाया गया है ये पाइप है, ये मुंह का मुख गुहा है जो यहाँ पे खाते हैं। खाने के बाद ग्रासिका है जो कि यहाँ से ये नली बनते हुए आता है, और आने के बाद ये कहाँ जाता है, अमावस्या है। अमावस्या यानी कि ये अमावस्या है जो पेट में आता है। पेट में आने के बाद जो ये जो देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं पित्ताशय बोला जाता है। इसे बोला जाता है पित्त का भंडार करता है। और ये जो छोटा सा इसमें दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं पित्त नली, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसे यकृत कहते हैं, जिसे किडनी कहा जाता है। ठीक है, यकृत हो गया। उसके बाद नीचे जो है ये थैली, इसको बोलते हैं अग्नाशय कहा जाता है, और इसी को ये वाले भाग को छिंद्रम कहा जाता है, और इस वाले भाग को इंद्रम यानी कोलोन, इसे छोटी आंत कहते हैं, और इसे बड़ी आंत कहते हैं। यह गुद्दा द्वार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गुद्दा द्वार की बात करेंगे ना तो यहीं से जो मलमूत्र बाहर निकलता है इसी को गुद्दा द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब आता है मानव पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र कैसे होता है, मनुष्य पाचन तंत्र कैसे पूरा करता है। तो अगर पाचन तंत्र की अगर बात करें तो यहाँ से पहले आता है अमाशय। क्या होता है अमाशय में, ये जटिल ग्रंथि होता है। क्या होता है, जटिल ग्रंथि भी 3 तरह के भाग में बटे होते हैं। पहला होता है पेसिशंस, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसके बाद सलेस्मा होता है। अब ये काम कैसे करता है ध्यान से समझिएगा। अब पाचन एंजाइम क्या है, पाचन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेनिसिलिन की सहायक करता है। सलेस्मा क्या करता है, अमावस्या के आंतरिक स्तर की नली को रक्षा करता है। दूसरा पॉइंट में अगर देखें क्या है, क्षुद्रात्र। क्षुद्रात्र क्या करता है, क्षुद्रात्र ये अंत रस होता है, अंदर का रस होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक होता है, वसा होता है और प्रोटीन होता है। वसा से हमें वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अग्नाशय प्राप्त होता है जो कि कार्बोनेट से ग्लूकोज मिलता है, और प्रोटीन से हमें अमीनो अम्ल मिलता है। यकृत तथा अग्नाशय से स्रवत प्राप्त करती है, तथा यकृत जो होता है पीत रस, पीत लवण, वसा,
आदि बड़ी गोलाकार इम्प्लीमेंट यानी छोटी गोलिकाओं से ये काम करता है। अब बात करते हैं अग्नाशय का। अग्नाशय है क्या? तो अग्नाशय एक रस है। कौन कौन सा रस है? पहला है एमिलेंस एंजाइम, दूसरा है ट्रिपियंस एंजाइम और तीसरा है लाइपेज एंजाइम होता है। प्रोटीन की अगर बात करेंगे तो प्रोटीन क्या है? ट्रिप्सियन पेप्टोक्स है, दूसरा वसा है जिसे लाइपेज वसा अम्ल कहते हैं, और तीसरा की बात करेंगे तो स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। स्टार्च होता है एल्यूमिनोस ग्लूकोज होता है। उसके बाद आता है दार्थ जो कि अवशेषण का सही स्तर क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ये सभी जो क्षेत्र होते हैं ये प्रोपोर्शन के काम आते हैं। तीसरा जो रूप होता है इसका ये होता है विंद्राज। क्या होता है? विंद्राज। ये जल का अवशोषण करता है, विद्युत पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर देता है। शरीर के सभी जो अंग होता है पदार्थ उसको बाहर करता है। तो चलिए अगला टॉपिक आ गया श्वसन। ये श्वसन क्या होता है? देखिए श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। किस चीज़ से? फेफड़ा से लेते हैं। ठीक है। तो देखिए श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री के उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन की कोशिकाएं श्वसन कहते हैं। जैसे कि विभिन्न पदार्थों ग्लूकोज और विखंडन के लिए क्या किया जाता है? जैसे कि ग्लूकोज C6H12 CO6 ये कोशिका जो द्रव होता है ये किस में मिलता है? ये जाकर मिलता है पायरूवेट ऊर्जा में। किस में मिलता है? पायरूवेट ऊर्जा में। जब पायरूवेट ऊर्जा में मिलता है तो ये तीन गति करता है। पहला होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दूसरा ऑक्सीजन का आरंभ होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाता है। तो इस तीनों तरह से काम करता है। अनुपस्थिति होता है और उपस्थिति होता है, उसके बाद अभाव भी हो जाता है। इसके अभाव से क्या होता है, अनुपस्थिति से क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर अनुपस्थिति होगा तो क्या होगा? इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा प्लस ये ईस्ट किण्वन कहलाएगा। अभाव होगा तो लैक्टिन अम्ल होगा, ऊर्जा होगा जो हमारी पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसमें उपस्थिति होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनेगा जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक। श्वसन की अगर बात करते हैं तो श्वसन दो तरह का श्वसन होता है, मानवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या कहते हैं और अवायवीय श्वसन क्या कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए वायवीय श्वसन होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। याद रखना है कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला है ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन हाइड्रोक्साइड पानी ऊर्जा मुक्त होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है। इसमें पूर्ण होता है, इसमें अपूर्ण होता है। जिसमें एथेन इलेक्ट्रॉन थर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की ऊर्जा मुक्त होती है तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा भी इसका मुक्त होती है। लेकिन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें ऊर्जा मुक्त होता है तो इसमें पानी और ऊर्जा मुक्त होता है, इसमें पानी नहीं होता है। अगला है इसी का कि क्या कहता है? कहता है कि यह कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये कहता है कि यह केवल कोशिका द्रव में होता है। ऊर्जा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे 36 ATP कहते हैं, लेकिन इसमें कम ऊर्जा होता है जिसके 2 ATP कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें मानव के द्वारा होता है, इसमें होता है ईस्ट के द्वारा होता है। समझ में आ गया? ये था श्वसन के भाग। अब हम कुछ और टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र काम कैसे करता है? ठीक है। तो देखिए मानव श्वसन की अगर हम बात करेंगे, किसकी? मानव श्वसन की, तो पहले तो होता है नसा द्वार नाक होता है, उसके बाद होता है ग्रस नली होता है, उसके बाद कंठ होता है, उसके बाद श्वास नली होता है जिससे हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। श्वास लेने के बाद क्या होता है? श्वास नली होता है, उसके बाद श्वासनलिका होता है, उसके बाद फुसफुस फेफड़ा होता है जिसमें हम सांस लेते हैं ना, तो हवा जब हम अंदर में टानते हैं तो फेफड़ा क्या होता है? हवा वो भरता है। और जब सांस लेते हैं और हवा अंदर नहीं जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, यानी कि फेफड़ा में कोई चीज़ कमी हो जाता है, फेफड़ा में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है। क्योंकि जब हम सांस जो लेते हैं फेफड़ा में अंदर जाता ही नहीं, फेफड़ा फूलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ऐसे आदमी में मर भी जाता है। तो श्वास नली होता है, फेफड़े होते हैं, उसके बाद कपिसा कोशिका होता है। फेफड़े के बाद एक और होता है कोशिका, उसके बाद रुंध कोशिका होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये पिक्चर है आपके सामने, और पिक्चर में यहाँ पे दर्शाया गया है नाक के द्वारा है। नाक से ये होते हुए कहाँ आया? यहाँ पे देखिए ग्रास नली हो गया, उसके बाद ये कंठ हो गया। कंठ के नीचे वाला भाग होता है ग्रास नली, फिर इसके नीचे वाला उपस्थिति वाला होती है, फिर और नीचे ये, तो ये जो भाग है तो आपका ये भाग यहाँ पे बांटा गया है। इसके कुरूपिका कहा गया है, ये श्वसन और श्वास नलिका कहा गया है।
अब यहाँ पे जो ये सभी भाग है, श्वास नली है, श्वास कनिका है, और यहाँ से जो पसली है, जो पसली किसे कहते हैं, तो पसली जो ये आपको चिन्ह जो दिख रहा है ये वाला, इस सभी को क्या कहते हैं, पसली कहते हैं, ठीक। और इसके अंदर जो भाग है उसे फुफ्फुम कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के सहायता से बढ़िया समझ लेना। अब बात करते हैं मानव शोषण क्रिया। ये मानव शोषण क्रिया क्या होता है, तो मानव शोषण क्रिया दो तरह का होता है, एक होता है अंतःशोषण और एक होता है उच्च शोषण। अंतःशोषण क्या होता है कि अंतःशोषण के दौरान विच्छीय गुहा फैली होती है, इसमें होता है विच्छीय गुहा अपना मूल आकार में वापस आ जाती है। अगला हम बात करते हैं, इसमें क्या कहता है कि पसलियों के संगत, इसमें जो पसली देखे हैं इसमें पसली के संलग्न पेशियाँ सिकुड़ी होती है, जो अंदर के जो भाग होता है वह सिकुड़ा होता है, लेकिन इसमें पसली मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है। वक्ष ऊपर से बाहर की ओर गति करता है, तो इसमें वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। अगला है कि गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में बढ़ती है, तो इसमें है कि गुहा में वायु का दाब बढ़ता जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर हो जाती है। ये सभी श्वसन के काम हैं। अब हम अंतःश्वसन, स्वश्वसन, स्थलीय श्वसन, इस सब के बारे में जानिए क्या कहता है। तो सांस द्वारा वायुमंडल का गैस को अंदर ले जाना ये अंतःश्वसन कहलाता है। फेफड़े से वायु का गैस में बदल देना ये उच्च श्वसन कहलाता है। और श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करना ये स्थलीय जीव कहलाता है। जो जीव जल में रहते हुए जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कृषि का रक्त में उत्सर्जक और बीच गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। जैसे कि वायु की अगर बात करें तो वायु क्या होता है, O2 में संबंध होता है, कुपिका रक्त वाहिनी का, और O2 RRBC हीमोग्लोबिन साथ मिलकर HbO2 बनाती है। उसी तरह से अगर इसका अगला देख लीजिएगा, CO2 का उत्पादन उत्तक जो होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन उत्तर से धमनी द्वारा O2 उत्तक से पहुंचाती है, और CO2 जो उत्तक जो होता है ये CO2 रक्त वाहिना में जाकर ये सुरक्त का विसरण करती है। विसरण करने के बाद फिर क्या होता है, CO2 का मोच नासा द्वार, CO2 का कुपिसम कोशिका के विसरण रक्त वाहिनी द्वारा कुपिका में विसर्जन द्वारा बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं संवहन की। ये संवहन के बारे में चर्चा करते हैं, संवहन क्या होता है। तो देख लीजिए, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थ का नियंत्रण आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। जैसे मानव संवहन तंत्र के मुख्य आवश्यक इस प्रकार है। पहला हृदय होता है, उसका होता है रक्त नलिका जो कि धमनी और शिरा में होता है। उसका होता है वाहन माध्यम जिसको रक्त और लसिका भी कहते हैं। चलिए अब अगला आता है रक्त। रक्त का मतलब बात करें तो क्या कहते हैं इसे, रक्त का मतलब होता है खून, जिसको इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड। अगर खून की बात करें तो ये ठोस अवयव होता है, द्रव्य अवयव होता है। इसमें रुधिर कणिकाएं होती है, लेकिन इसमें प्लाज्मा होता है। जब प्लाज्मा होता है तो क्या होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है तथा शेष आवश्यक जल प्लाज्मा प्रोटीन और एल्बुमिनियम, ग्लोबुलिन तथा अजैविक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर हम रुधिर कोशिकाएं की बात करें तो लाल रक्त होता है, इसमें श्वेत रंग होता है, रक्त भी होता है, प्लेटलेट्स होता है, रक्त का थक्का बनता है, कणिका होता है, कोशिकाओं को रोग मुक्त होता है। इसमें कोशिका होता है CO2 और CO2 का वाहन हीमोग्लोबिन Hb जो होता है उसमें पाया जाता है। अगला हम बात करते हैं वक्त रक्तवाहिनी। क्या है रक्तवाहिनी, किसे कहते हैं रक्तवाहिनी, इसको देख लीजिए। चलिए अगला हम बात करते हैं रक्तवाहिका। ये रक्तवाहिका है क्या, तो देखिए रक्तवाहिका में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या होता है, एक तरह का धमनी होता है, दूसरा शिरा होता है। धमनी और शिरा क्या होता है, तो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जैसे कि अपवाद, फुफ्फुसत, ध्वनि। तो फुफ्फुसत ध्वनि जो होता है, ये ध्वनि ऑक्सीजन की रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। लेकिन शिरा क्या करता है, शिरा विभिन्न अंगों को अनकृत रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है, और अपवाद फुफ्फुसत शिरा कहलाता है। इसकी अगली हम बात करें इसमें फुफुंदी की, तो धमनी में विभिन्न भीति मोटी और अधिक लचीली होती है, और इसमें वलय नहीं होता है, यह सतह नहीं होता है जिसमें ऊतक पाई जाती है, जिसे डीप सीटेड कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, शिरा के विभिन्न कम मोटी और कम लचीली होती है, इसे वल्बर होते हैं, और ये सतही होते हैं, और ये सरफेसिकल होते हैं, यानी कि गोले आकार के घूमने वाले होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फुसफुस फेफड़े की बात। अब यहाँ पे जो भी फेफड़े की बात अगर देखें तो यहाँ पे फुफ्फुस फेफड़ा है, फुफ्फुस शिरा भी है, ऑक्सीजन शिरा है, ये फुफ्फुस ध्वनि है, ऑक्सीकृत है, रुधिर है। इसमें दाएं अलौकिक है, बाएं अलौकिक होता है, जो दाएं नीली है और बाएं नीली भी होता है। इसमें प्रमुख शिरा जो यहाँ पे दर्शाया गया है शरीर के अंग है, और यहाँ महाध्वनिक और विक्स ऑक्सीकृत यहाँ पे सभी चीज़ दर्शाए गए हैं।
अगले हम बात करते हैं कि चित्र इसमें जो भी दिया मानव रुधिर परिसंचार के लिए रेखांकित किया गया था। अब बात करते हैं मानव हृदय का एक पंप की तरह होता है जो शरीर में रुधिर की परिसंचरण करता है। अलिंदन की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति बहुत मोटी होती है क्योंकि निलय के पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप रुधिर भेजता रहता है। जैसे कि अगर हृदय की बात करें, दिल की बात करें, तो दिल ही से तो क्या होता है, पंप करता है। और जब ये दिल पंप करता है ना तो यहाँ से खून का जो आदान प्रदान होता है वह चला जाता है, जिसको भूपस ध्वनि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब दिल धड़कता है, दिल का काम क्या होता है, हमेशा ये ब्लड सभी जगह फेंकता है। जैसे कि ये नलिका है, ठीक है, और यहाँ से निकला हुआ था ब्लड, यहाँ पे जो ना रेड ब्लड यहाँ पे रहता है। जैसे ये दिल कंपन करता है तो ब्लड यहाँ से एकदम फास्ट में ये सभी जगह यहीं से ये ब्लड जाते रहता है। इसी शरीर की ऊपरी भाग में महाशिरा दाएं दलित होता है, इसमें फुफुंदी ध्वनियाँ हैं और फुसफुस शिराएँ होती है। बाएं अलिंद है, इसमें शरीर के निचले भाग में, दाएं भाग में, बाएं भाग में ये सभी चीज़ दर्शाया गया है। ठीक, अब यहाँ से मानव हृदय की अनुप्रस्थ कात देख लेते हैं। मानव हृदय की अनुप्रस्थ कात ये क्या है, तो हृदय की उपस्थिति वलय वाले रुधिर उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करता है। लसिका यह तरल अवशिष्ट है जो कि रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिकल वहन की सहायक भी करता है, जिसमें पादपों का परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है इसको एक बार बढ़िया से देख लेते हैं। इसमें होता है जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसे कहते हैं, पादप तंत्र की एक अवधि जो कि मुद्रा से प्राप्त होता है और खनिज लवण को वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियां प्रकाश द्वारा प्रापित पौधे में अन्य भाग तक वहन करता है। ये हमारा सभी क्या है, जाइलम कहलाता है। ये जड़ व मुद्रा के मध्य आयन साद्रा अंतर के चलते जल मुद्र को जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण कर जाता है जो कि जल के लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। जो क्या करता है, जल जो होता है ना ऊपर हमेशा वह फेंकते रहता है, धक्का देते रहता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष की भागों तक पहुंचा देता है। यही जल पादप के भाग तक वाष्प के रूप में वातावरण को विलीन हो जाता है और यह परिक्रम वाष्पो उत्सर्ज कहलाता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया वाष्पोत्सर्ज क्या होता है। इस प्रकार क्या होता है कि इसमें प्रकार से इसमें जो निम्न रूप में सहायता करता है। अब सहायता कैसे करता है इसको देख लीजिए। क्योंकि जल के अवशेषण के जन्म में पत्तियां तथा जल विलय खनिज के लवणों को ऊपरी मुखरी गति करता आवश्यक होता है। पौधे में ताप नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। अगला बात कर लेते हैं भोजन तथा दूसरे पदार्थों को स्थानांतरण पौधों में। अभी क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादन में वहन स्थानांतरण करता है जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों पौधों के शेष भागों में उपमुखी और उन्मुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम एक स्थान ऊर्जा का प्रयोग पूरा होता है तथा सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा का प्रसारण बल तथा स्थगित करता है। अगला बात कर लेते हैं मानव में उत्सर्जन। क्या है, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, तो वह जैव प्रकार में जिसमें जीवों में उपचयन क्रियाओं का जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि गंदगी जो पदार्थ होती है हमारे शरीर से बाहर निष्कासित होता है हानिकारक पदार्थ, वो हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिका जीव के अपरिष्ट पदार्थ का शरीर की तरह जल का विशिष्ट कर देता है, यानी कि गंदा कर देता है। मानव तंत्रिका तंत्र का निम्न प्रकार दिया गया है। जैसे कि मानव तंत्र यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको भाग में समझ में आएगा और ध्यान समझिएगा। ये आपके शरीर का जो भाग होता है इस सभी भाग यहाँ पे दर्शाया गया और इसे क्या कहते हैं, कौन काम कैसे करता है आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक जोड़े किडनी, अब किडनी कौन सा है, ये है और ये है। कमर की जो भाग होती है ना, कमर के जो दोनों साइड आपको दिखाई देगा वो किडनी का भाग होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं विर्शक धमनी यानी कि किडनी, उसका बाएं विर्शक है, उसके बाद बाएं विर्शक सिरा है। महाधमनी जो ये पाइप जो दिखाई दे रहा है रेड वाला, इसको महाधमनी कहते हैं और इसे बाह्य मूत्रवाहिनी कहते हैं, महाशिरा कहते हैं और इसे मूत्रालय कहते हैं, सॉरी मूत्राशय कहते हैं। जो कि यहीं से पानी जो भी चीज़ खाते हैं किडनी पर असर करता है। जैसे कि कोई चीज़ धूम्रपान करता है, जल पीता है, वाइन पीता है, तो सभी चीज़ आता है यहीं पे अटैक करता है किडनी पे और किडनी पे असर करता है। अगर किडनी जिस पर ज़्यादा गंदगी पदार्थ आकर यहाँ पे रख जाएगा तो ये किडनी क्या होता है, ख़राब हो जाता है। कभी कभी किडनी दोनों ख़राब होता है, कभी एक ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से ये ख़राब होता है और यहाँ से जो भी चीज़ कचरा होता है फिर यहाँ से ये ट्रांसफ़र करता है मूत्र के माध्यम से। और इसमें दो तरह का नली होता है, एक होता है जो पानी जो होता है यूरिन होता है उसको बाहर निकलता है, एक होता है स्पर्म जो होता है जिसको हम लोग वीर्य बोलते हैं, ये यहाँ से भी निकलता है।
यहाँ पे मूत्राशय है इसका नाम है, लेकिन यहाँ पे जो ये दिया गया इसे मूत्र मार्ग सीसन है, जिसको पेशाब का रास्ता भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है तो यूटेरियस यानी कि मूत्र मार्ग हो गया, मूत्र बैलेंडर हो गया और मूत्र वाहिनियाँ हो गया, जो कि यहाँ पे हिंदी नाम दिया हुआ है और यहाँ पे दोनों में नाम दिया हुआ है। अगले टॉपिक अगर देखें तो इसको विरचक में मूत्र बनने, क्या है, विरचक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को छानकर बाहर करना होता है। अब यहाँ से किडनी से क्या करता है कि वहाँ से जितने भी गंदगी पदार्थ होते हैं वो वहाँ से छानकर गंदगी पदार्थ को बाहर निकालता है और ऊपर से छान लेता है। ठीक है, जैसे कि जब हम कल का पानी जो पीते हैं ना, तो नीचे से जो पानी जो आता है ये उसमें पाइप में क्या होता है कि जाली लगा रहता है, जिससे जाली क्या करता है कि पानी टानता है तो उसके जाली में सिर्फ पानी आता है, बालू बाहर ही रह जाता है। उसी तरह से इसमें छन्नी होता है जो हानिकारक पदार्थ को नीचे भेज देता है और जो भी शुद्ध होता है ऊपर में रह जाता है। अब हम बात करते हैं कि विरचक में मूत्र निर्माण प्रक्रिया, ये कैसे होता है मूत्र निर्माण प्रक्रिया। विरचक की संरचना व क्रिया की इकाई विकृत यानी कि नेफ्रॉन कहलाती है। विक्राणु में मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला भाग है शुक्राणु गुच्छा, जिसको ग्लोमेरुलम, जिसको पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। उसके बाद है बोनम संपुट होता है, नलिका द्वार भाग होता है, संग्रह वाहिका भी होता है। अगला हम बात करते हैं विसर्ग में उत्सर्जन की क्रियाविधि। ये क्रियाविधि कैसे काम कर सकता है, उत्सर्जन कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ से पिक्चर को देखकर अब इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है कि विषाणु की संरचना, जो पहले ऊपर में दिया था उसी को दिया है। कोशिका केंद्र होता है। जब विरचक धमनी की शिरा शुक्राणु में प्रवेश करती है तो जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छी छनकर ओमन संपुष्ट में आ जाते हैं। वह नायनित्वक पुंज होता है। अवशोषण विक्राणु की नलिकाएं भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल पुनः अवशोषित होना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है नलिका श्वसन। क्या होता है नलिका में, तो नलिका श्वसन जो होता है यूरिया, क्या होता है यूरिया अतिरिक्त जल का लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ विक्राणु नलिका भाग के अंतर्गत सिरे में रह जाते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्रह वाहिनी की मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्रशाले अस्थायी रूप में संग्रहित करता रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। चलिए अगले टॉपिक, ये अगला बात यहाँ पे आ गया है कृत्रिम विरचक, जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, तो आर्टिफिशियल जो कि कृत्रिम विरचक होता है किडनी जो कि बनाया जाता है, लगाया जाता है, जो कि प्रकृति से मिले से और दूसरे जीव जंतु दूसरे इंसान का किडनी लगता है, वह कहलाता है आर्टिफिशियल। देखिए एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम विरचक मदद के से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 150 लीटर आरंभिक निस्सारण विरचक में होता है। 150 लीटर आरंभिक में, जिसमें उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर होता है। शेष निस्सारण विरचक में अपना पुनर्निशोधित हो जाता है। ये करा है कि आप दिन भर के क्रियाकलाप में जो आप मूत्र जो करते हैं आपका 1.2 लीटर मूत्र जो होता है उत्सर्जित होता है। तो आप पानी कितना पीते होइएगा, पानी जब 4-5 लीटर पीते हैं तो 1.2 यानी कि मानिए कि 1 से 2 लीटर पानी आप जल मूत्र के रूप में विसर्जित कर देते हैं। अगर उससे अगर कम करते हैं इसका मतलब पानी का डोज आपका कम है, पानी बहुत पीना चाहिए। अगर पानी नहीं पीने पर पेशाब पीला हो जाता है समझ लीजिए कि पानी की कमी है। पानी जब ज़्यादा पीजिएगा, पानी मात्रा में पीजिएगा तो आपका पेशाब सब सभी सही रहता है। अब यहाँ से लास्ट और आखिरी टॉपिक आ गया आपके सामने कि पादप में उत्सर्जन। ये पादप में उत्सर्जन की बात कर रहा है। क्या है पादप में उत्सर्जन, तो देखिए वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप उत्सर्जन के जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अवशिष्ट पदार्थ कोशिकाएं रिक्तिका में संचित होते हैं और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे उत्पादन रेजिनन गोदान के रूप में पुराने जाइलम से संकुच रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थ अपने आसपास मुद्राओं को उत्सर्जित करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बायोलॉजी का चैप्टर 1 का 1 शॉट कंप्लीट होता है, जिसमें आपका इस वीडियो करने के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।